मैम 25 हो गया। है बेटा ना। हमारा चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं आप, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। आपका तो कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है चैप्टर। हाँ जी, पूछिए। जी। हमने बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करा है। हाँ, फिर हम उसकी एप्लीकेशन से ह्यूमन के उसकी वेलफेयर ओवरऑल पूरी स्टडी पढ़ रहे हैं। आप बताएं। आर्गुमेंट लेगा उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। चलिए, वो तो आपने थोड़ा सा डीप बता दिया। ओवरऑल इस टर्म का मतलब क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का? देखो, बायो से रिलेटेड क्या है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब वो डेट भी सेकंड है। हाँ जी, कल आप क्लास नहीं हुई थी ना, तो सर ने मुझे बोला कि कल की डेट मेंशन कर। इट्स ओके। तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये दोनों ही टर्म्स आपकी, या फिर ये दोनों ही सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसमें कंसिडर किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किए जाते हैं। मैंने पहले ही यहाँ पर क्या कर दिया है, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो इस क्लासिफिकेशन को करने की क्या जरूरत थी हमें? इस चैप्टर में आपने इससे पहले वाला चैप्टर देखा होगा, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी टर्म यूज हुई है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट है वो। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग अप्लाई करना, यानी कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, इसके यूजेस कहाँ पर है। तो हम यूज किसको कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। और किस पर कर रहे हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म पर यूज कर रहे हैं एज अ होस्ट। क्लियर है इतनी बात? तो हमें सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का नेम क्या होना चाहिए अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। इतने ही स्टूडेंट्स हैं, अभी ब्रेक के लिए गए हैं बाहर। अच्छा, यही सोचते हैं सब ज्यादातर कि मैं स्टूडेंट हूँ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा क्या चल रहा था, सॉरी, आपका कंटिन्यूएशन में चल रहा था ना चैप्टर में, तो वहीं से ही कंटिन्यू कर लेते हैं। इंसुलिन हो गया था, तो इसके बाद है अब आपका जीन थेरेपी। तो कोई बताएगा कि इस टर्म से क्या मतलब समझ में आ रहा है? देखो, हमें बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी होती है डायरेक्ट, क्योंकि फिर आप और ज्यादा जितने भी आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, वो भी आप क्या हो जाते हो, उससे भी भटक जाते हो। तो टर्म या टॉपिक जो भी आपका होता है उसको पहले लिखिए, देखिए कि क्या है इसमें, क्या हो सकता है इसमें। जीन थेरेपी कहीं सुना है आपने पहले? क्या सुना है इसके बारे में? जीन क्या है? जीन अपने डिजायर से बेसिक यूनिट है हमारे डीएनए की, मतलब काइंड ऑफ। वेरी गुड। बेसिक यूनिट होती है हमारे डीएनए की, यानी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हम किससे इनहेरिट करते हैं? अपने अपने पेरेंट्स से। ठीक है। अपनी पहले वाले हमारी जो पहले वाली जो जनरेशन है, प्रोजेनी है या पूर्वज है, उनसे हम क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं किस चीज को? जीन्स को, जिसकी वजह से हम फिजिकली और जेनेटिकली कैसे लग रहे हैं? अपने पेरेंट्स के थ्रू जैसे लग रहे हैं ना, उनके भाई, उनके थ्रू हम क्या हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ ना कुछ उनके जैसे तो लगेंगे ही ना। अब प्लांट्स में ये वाला केस कैसा होता है कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, उसमें आप डिफरेंशिएट या मैं भी डिफरेंशिएट जल्दी से नहीं कर सकती हूँ कि क्या है ये, मदर फादर है, कौन पेरेंट है, बेसिकली कौन क्या है, उनका प्रोजेनी है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे? जीन थेरेपी। जीन क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किस चीज की? पूरे डीएनए की, या फिर जेनेटिक मटेरियल की कह सकते हैं हम। किसकी कह सकते हैं? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है डीएनए ही हो। ये आप अच्छे से पढ़कर आ रहे होंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। जेनेटिक्स पढ़ा नहीं है बट हाँ समझ। अच्छा, पढ़ा नहीं है अभी, कोई बात नहीं। जेनेटिक्स जो होता है वो क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स का जितना भी होता है वो सब जेनेटिक्स के अंडर आता है। तो जेनेटिक्स, सॉरी, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है? डीएनए भी हो सकता है और आपका आरएनए भी हो सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात होती है,
आपका प्रोटीन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो आपका आरएनए और डीएनए है वो बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ है। और प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? फॉस्फेट अमीनो एसिड से बनकर मिलकर बना होता है आपका प्रोटीन। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? जीन को एक थेरेपी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? थेरेपी दे रहे हैं। थेरेपी आपने सुना होगा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। तो वहां पर एक प्रोसेस चलाया जाता है, एक पर्टिकुलर क्या चलाया जाता है वहां पर? प्रोसेस चलाया जाता है। तो इस जीन थेरेपी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। रब कर दो या सपोज करें किसी को क्या है, एक इंडिविजुअल को कोई भी डिजीज है। कौन सी डिजीज है आप बता सकते हैं मुझे? अपनी कोई भी फेवरेट हो डिजीज? ऐसे तो किसी की कोई फेवरेट होती नहीं है। टाइफाइड। देखिए, डाउन सिंड्रोम जो है एक वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर है, या फिर क्या कह सकते हैं हम? ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कुछ जीन्स में गड़बड़ी हुई हुई है। लेकिन कैसे हुई हुई है? बाय बर्थ हुई हुई है। कैसे हुई हुई है? ये बाय बर्थ होती है। इसमें क्रोमोसोम्स आपके क्या हो जाते हैं? फर्स्ट ट्राइसोमी ज्यादा हो जाते हैं। एक ज्यादा क्रोमोसोम हो जाता है किस पर? 24th क्रोमोसोम पर। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि हमारे टोटल कितने होते हैं क्रोमोसोम? 23 होते हैं पेयर्स में। तो 23 में से जो 21st वाला होता है, ठीक है, उसमें ट्राइसोमी आ जाती है। ट्राइसोमी मींस ये सोमी वगैरह जो है ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्रोमोसोम का एक पार्ट है। क्रोमोसोम सोम का सोमी हो गया है। और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। दैट मींस अगर कहीं पर ये होने हैं, 2 क्रोमोसोम होना है, तो वहां पर एक ज्यादा हो जाएगा। ये कौन सा केस है? फीमेल्स का। और ये वाला कौन सा केस हो जाएगा? एक्स वाई। बेसिकली हम इसको भी नहीं कर सकते मेंशन। पता है क्यों? एक्स एक्स नहीं शो कर सकते, हम पूरा क्रोमोसोम ही बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाती है? ट्राइसोमी आ जाती है। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाता है। अब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। तो ये यहाँ पर हम कंसिडर बेसिकली नहीं कर सकते हैं। तो कोई और डिजीज बताएं जो आपको? हाँ, सिकल सेल एनीमिया ले सकते हैं, थैलेसीमिया ले सकते हैं, नॉर्मली कोई सा भी फीवर ले सकते हैं, या फिर कोई भी डेफिशिएंसी वाला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आपने मुझे क्या बोला है? सिकल सेल एनीमिया लेने के लिए। तो SCA ले लिया है। बॉयज को क्लियर है व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? बॉयज को पता है क्या होता है? कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क फ्रॉम। जो शेप होती है वो गर्ल्स को पता है, गर्ल्स पढ़ने वाली हैं सब। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए देखेंगे। मैं पढ़ने वाले बच्चे आ गए। अच्छा, चल सेल एनीमिया देखिए। आप बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जितना भी पूरा साइंस में पढ़ रहे हो, टर्म्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। टर्म्स क्या करती हैं? बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हो गया? बुक सबने निकाल लीजिए जल्दी से। सिकल सेल एनीमिया में क्या टर्म आ रही है? सबसे पहले एनीमिया। छोटे से पढ़कर आ रहे हो आप, छोटी सी क्लासेस से, जब से आपका साइंस इंक्लूड हुआ है आपके एकेडमिक्स में, दैट इज कि किसी की डेफिशिएंसी से, किसी की चीज की कमी से क्या हो जाता है बॉडी में। तो वो बहुत सारी आपने डेफिशिएंसी चैप्टर्स में पढ़ रखी है। तो उसमें एक डेफिशिएंसी होती है किस चीज की? आयरन की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और आयरन किससे अटैच होता है? RBC से, या फिर हीमोग्लोबिन से। किससे अटैच होता है?
हीमोग्लोबिन से। हम्म। नहीं, आयरन क्या होता है? आयरन एक एलिमेंट है जो किसमें आता है? वो तो केमिस्ट्री से रिलेटेड बात है। एनीमिया जो है वो आपका हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, इतना सुनेंगे पहले। यहाँ पर कोई वाइटामिन वो अलग अलग चीजें हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि आपने फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्लास में पढ़ा है कि बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जो हम किससे एक्वायर करते हैं या फिर किससे लेते हैं? अपने खाने से। खाना हम क्यों खा रहे हैं? ताकि हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या हो सके, पूरी हो सकती है। वो एक अलग चीज है। अभी मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ, थोड़ा सा बॉयज का वो है ना प्रॉब्लम के। ये विटामिन की, एक ने पूछा था ना आप में से कि ये विटामिन कौन सा विटामिन की। भाई विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, बी की कमी होगी तो बेरी बेरी होगा, सी की कमी होगी तो स्कर्वी होगा, डी की कमी होगी तो रिकेट्स होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कुछ और भी तो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। वो हमें किससे मिलते हैं? खाने से, फूड से। ठीक है, या फिर न्यूट्रिशन से। और न्यूट्रिशन में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषण में हमारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। किसी का मीडियम हिंदी तो नहीं है यहाँ पर? ये सब इंग्लिश वाले हैं। तो दोनों टर्म्स यूज करती रहो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इंग्लिश में कंफर्टेबल है? ओके। ये बॉयज थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करेंगे। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? जब मैं बोलूं तो आपकी बिल्कुल जबान बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे इंटरप्शन नहीं होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं फिर वो भटक जाते हैं और पढ़ाने वाला भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। सपोज करो मेरे दिमाग में कोई चीज चल रही है बताने के लिए, अब आप बीच में क्या कर दोगे? कंटिन्यूअसली बोलते रहोगे, डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहोगे तो वो निकल जाएगी। क्योंकि हम क्या है? ह्यूमन है, रोबोट्स तो है नहीं जो फीड कर दिया बस वो डिलीवर कर रही है। चलो देखो, ये आयरन है। ठीक है, एक आयरन क्या है? एलिमेंट है जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे अमाउंट में चाहिए होता है। ये अटैच किससे होता है? हीमोग्लोबिन से अटैच होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में। हमारा पूरा का पूरा काम ही कौन कर रहा है? ब्लड ही तो कर रहा है हमारा पूरा वर्क बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ब्लड में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, एक्सवाइजेड, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। फिर आरबीसी में भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आरबीसी में जो रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर वर्ड जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? एक पिगमेंट से आ रहा है जिसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन है। इतना तो आई थिंक सबको पता ही होगा। तो आयरन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होगी? एनीमिया होगी। यानी कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबल है? आरबीसी में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब यहाँ पर सिकल सेल है। सेल तो आप समझते ही है। ब्लड क्या है हमारा? टिश्यू। एक क्या है? टिश्यू है। वो टिश्यू किससे बना हुआ है? या कोई भी टिश्यू किससे बना हुआ होता है? बहुत सारे सेल्स से। तो बेसिकली टिश्यू क्या है? एक सेल ही तो है। तो यहाँ पर सिकल, सिकल क्या होती है? शेप होती है। क्या होती है? शेप होती है। शेप में कुछ ऐसी होगी, दोनों एंड से क्या होगी? थोड़ी सी नुकीली होगी। कैसी होगी? थोड़ी सी नुकीली होगी। बेसिकली जो हमारे आरबीसी होते हैं वो ओवल शेप के या डिस्क शेप के होते हैं। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा ही तो आया है सिर्फ चेंज। थोड़ा सा ही तो आया है चेंज। चेंज क्यों आएगा? चेंज क्यों आएगा? कोई प्रोटीन या कोई अमीनो एसिड उसको कोड, जैसे उसको ऐसे कोड करना चाहिए इस शेप को देने के लिए, वो नहीं कर पाया। उसमें क्या आ गई? कमी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, उसमें कमी आ गई। ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक देखो किसी और चैप्टर से रिलेटेड है, जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर आपने ये वाली क्या की है? गर्ल्स ने सेलेक्ट की है डिजीज, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इस शेप में, रेगुलर शेप में ये आनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं आई। आ गई क्या? ऐसी सिकल वाली शेप की आ गई। तो यानी कि क्यों आई होगी? यहाँ पर कोई अमीनो एसिड या कोई प्रोटीन क्या कर रहा होगा? जैसे नॉर्मली उसको फंक्शन करना चाहिए वैसे ना कर कर कैसा कर रहा होगा? एबनॉर्मल भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, उसमें कमी आ गई होगी, उसकी जगह कुछ और आ गया होगा। ठीक है। अब आपको वो पता ही है, जीएजी की जगह क्या आ जाएगा? जीयूजी आ जाएगा। ये क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है।
GAG की जगह क्या आ जाएगा? GUG आ जाएगा। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुई है, एक किसकी कमी हुई है? अमीनो एसिड की कमी हुई है या नहीं? ये जो ग्लूटामिक एसिड या फिर वेलिन मैंने बोला है, ये क्या है? प्रोटीन है। बुक्स में देखने की अभी कोई नीड नहीं है, ये टॉपिक ही दूसरे चैप्टर का है। टॉपिक ही क्या है ये? दूसरे चैप्टर का है। तो इतना काफी है समझने के लिए, काफी है इतना। तो जो अमीनो एसिड इसको कोड कर रहा होगा, वो इसको कोड ना कर कर किसको कोड कर देगा? इसको कोड कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी? ये डिजीज हो जाएगी। और देखो, कोई नुकीली चीज है, कोई नुकीली चीज है, पूरा हमारा ब्लड पूरी बॉडी में क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, दौड़ रहा है, खून का दौर हो रहा है पूरी बॉडी में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब उसमें क्या हो गया है? सिकल शेप वाले सेल्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं? सिकल शेप नुकीले वाले सेल्स आ गए हैं। तो उसमें क्या होगी? प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? हर जगह, हर ऑर्गन में, हर पार्ट ऑफ बॉडी में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो क्या हो जाएगा फिर? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली क्या देखें, जीना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी ही ये क्या हो जाएगी? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब कोई भी पेशेंट को कोई बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कुछ ना कुछ इलाज करता है, वो उसको बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो भी पढ़ेंगे आप, वो सब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं हमारा जेनेटिक वाला चैप्टर नहीं हुए हैं, तो जब होंगे उसमें पढ़ लीजिएगा। हम क्या पढ़ रहे थे? जीन थेरेपी पढ़ रहे थे। जीन थेरेपी की अगर हम डेफिनेशन देखें या फिर इसके बारे में सोचें कि ये होता क्या है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी चीज की कमी आई थी किसी चीज की कमी। किस चीज की कमी आई थी? किसी प्रोटीन की। कोई भी प्रोटीन है वो अमीनो एसिड डिकोड कर रहा है उसको, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है? कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। अब सपोज करो कोई भी पेशेंट में क्या हो गई? डिजीज हो गई। वो पेशेंट में कोई ए नाम की क्या हो गई? डिजीज हो गई। ठीक है, उस पेशेंट में जिसमें ए नाम की डिजीज हुई है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम, प्रोटीन, अमीनो एसिड जो कुछ भी होगा, उसको हम कोड कर देते हैं एक्स से। सपोज करो एक्स की कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे जीन थेरेपी में? ये एक्स को बनाएंगे। वेरी गुड, ये एक्स को बनाएंगे या फिर बनाकर उसमें डालेंगे, तो वही आपका पूरा प्रॉपर क्या होता है? जीन थेरेपी। आ गया समझ में? बुक्स खोली हुई हैं सबने। आपको थोड़ा क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी आनी चाहिए, तो उसमें पढ़ेंगे। जीन थेरेपी एक कलेक्शन ऑफ मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स का मतलब एक कलेक्शन होता है, जिसमें आप करेक्शन करते हो किसी भी चीज के। किसका? जीन डिफेक्ट का। किसका? जीन डिफेक्ट का। आया समझ में इतना? तो जरूरी नहीं है कि एक बार कर दिया और हो गया काम, नहीं, या फिर एक तरीके से कर दिया तो हो गया काम। जीन थेरेपी पूरा एक क्या होता है? प्रोसेस होता है, और वो हर डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर कुछ भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, वो उनको पता होता है जो जीन थेरेपी स्पेशलिस्ट होते हैं या जो करते हैं। दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। अब सपोज करें आपने कौन सी अभी डिजीज बताई थी? डाउन सिंड्रोम। और फिर बाद में कौन सी बताई थी? सिकल सेल एनीमिया। दोनों ले लेते हैं। डाउन सिंड्रोम देखो अब, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, एक कपल है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चाहिए उनको? बेबी चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो कोई उनकी उसकी वाइफ, उस हस्बैंड की वाइफ प्रेग्नेंट है सपोज करें, या वो फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है। उसको कोई रिस्क नहीं लेना है कि मेरे बेबी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसका कोई भी इलाज ही ना हो। तो अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, कुछ ऐसी वाली कोई डिजीज हो जाएगी जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर में आती है, या फिर जो जन्म से ही होगी, कॉन्जेनाइटल होगी, ठीक है, तो वो क्योर हो जाएगी बाद में? नहीं ना। तो इसके लिए हमें कब करना पड़ेगा? इसमें कुछ चेंजेस किसमें करने पड़ेंगे? फीटस स्टेज में। वेरी गुड, फीटस स्टेज में करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एम्ब्रियो में क्या करेंगे, या फिर फीटस में
चेंजेस करेंगे। चेंजेस कब करेंगे? पहले तो हमें पता होना चाहिए ना, डायग्नोस करना चाहिए कि भाई है भी कोई प्रॉब्लम या नहीं है। अगर नहीं होगी फिर कैसे कर देंगे आप? कर नहीं सकते ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कोई डिजीज होनी चाहिए। सपोज करें यहाँ पर कोई भी जो भी पेशेंट था उसके बेबी में क्या प्रॉब्लम है? डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ डिजीजेस आपकी एम्ब्रियो के टाइम पर क्या हो जाती हैं, अगर पता चल जाए, डायग्नोस हो जाए, क्योर हो जाती है, ठीक है। अब अगर कोई बेबी बॉर्न हो जाए डाउन सिंड्रोम के साथ, उसमें आप कितने भी कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, वो उसके क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होंगे, 47 से 46 नहीं हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? आई है समझ में अच्छे से? तो यहाँ पर हम एम्ब्रियो के स्टेज में भी और चाइल्ड में भी क्या कर सकते हैं, इस थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। आ गया समझ में? सिकल सेल एनीमिया भाई कब होगी? फीटस में थोड़ा ही ना हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर केसेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भाई अगर किसी मदर को है और वो प्रेग्नेंट है तो उसकी बेबी को भी हो जाएगा। चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं? चांसेस होते हैं। अब चाइल्ड में क्या है आपका, सपोज करो कोई 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, 4 ईयर का है, 5 ईयर का है एंड सो ऑन। उसमें कोई एक डिजीज हो गई, सपोज करें कौन सी डिजीज हो गई, मेंशन हुई हुई है यहाँ पर एक डिजीज, एडीए। क्या है? देखिए मैंने आपको बेसिक बताया है पहले, ये मत समझ लीजिएगा कि मैम पता नहीं क्या क्या बता रही है सब कुछ इसी से रिलेटेड। एक मैंने लाइव एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। जो मेंशन है वो अब हो रहा है, जो मेंशन है आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में, वो अब हो रहा है। एक डिजीज है एडीए, जो कि 4 इयर्स ओल्ड एक लड़की को हुई थी। 4 साल की एक लड़की को एडीए वाली क्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये एडीए है क्या? वेरी गुड। इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, एडेनोसिन डीएमिनेज। इसको पूरा अगर बोले हम तो यहाँ पर स्किड एडीए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्किड एडीए। अब ये स्किड क्या है? एससीआई आई है ना यहाँ पर। आई होता है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, कहीं पर भी हो। और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कहीं पर भी जो भी होगा, किसी भी फुल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में, वो क्या होगा? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होगा। उसके लिए टर्म क्या यूज होगी? अभी उसके लिए टर्म क्या यूज होगी यहाँ पर फुल फॉर्म में? इम्यूनो। क्या यूज होगी? ये होता है सीरियर, ऐसे सीरियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। समझ आ रहा है लिखा हुआ? लिखा हुआ समझ आ रहा है? अब यहाँ पर ये जो स्किड एडी है, एडीए है, यहाँ पर किसमें गड़बड़ हुई है? इम्यून सिस्टम में आई है कमी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। किसी चीज में कमी आना, तो इन्होंने खुद ही बता दिया यहाँ पर किस चीज में कमी आई है। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम में कमी आई है। इम्यून सिस्टम में क्या होता है? हु विल टेल मी? क्या होता है इम्यून सिस्टम में? हम्म क्या होता है? मतलब क्या होता है, आप पूछना क्या चाह रहे हो? इम्यून सिस्टम किसी में स्ट्रांग होता है, किसी में वीक होता है सब में ऐसे ही। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी बॉडी का कौन सी चीज? वेरी गुड, लिम्फोसाइट्स। वेरी गुड, लिम्फोसाइट्स किसमें प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी में। अभी मैंने बताया था ना ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। पीछे की गर्ल्स आ रहा है समझ में? महिमा क्लियर है? ब्लड में क्या क्या होता है? इसको मैं पहले से जानती हूँ, इसलिए आई नो हर नेम। महिमा हमारी सेलिब्रिटी है सही में। चलिए बताएंगे ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लाज्मा होगा और प्लेटलेट्स होंगी। चार ही तो चीजें होती हैं। अब जो भी इसमें आगे सब डिवीजन होते हैं या क्लासिफिकेशन होता है, वो इन्हीं चीजों के होते हैं, चार चीजों के।
आरबीसी के भी बहुत सारे होते हैं, उससे ज्यादा किसके होंगे? डब्ल्यूबीसी के होंगे। आपने पढ़ा होगा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। हमें किसकी बात करनी है? हमें तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी की बात करनी है। अगर हम फिर से पूरा डिटेल में जाएंगे टॉपिक, वो फिर 11th का हो जाएगा। ठीक है, वो भी फिर एक क्या है, एक अलग चैप्टर है। तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, डब्ल्यूबीसी में मेन क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं या नहीं होते हैं? लिम्फोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनको बी सेल्स भी बोल सकते हैं। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनको टी सेल्स भी बोल सकते हैं। पढ़ा नहीं जा रहा है? क्यों, क्या हो गया है? समझ नहीं आ रहा क्यों? ज्यादा फोकस हो रहा था यहाँ पर, है इसलिए सबसे पीछे चले गए। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, उनको हम बी सेल्स भी बोल सकते हैं और टी सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या होता है इन दोनों का काम? आपका नाम क्या है? हाँ, वंशिका। वंशिका, होशियार है आप, माशाल्लाह। अरे अरे, चलो ये बताओ, फंक्शन फंक्शन बताएं। अच्छा ही है बच्चे तो वैसे, है। अरे बोलने तो दो उसको, बोलो बोलो। मैम एंटीबॉडी भी बनाते हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ, इनका कार्य, इनके फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं बी सेल्स को? बेसिकली, हाँ ठीक बोल रहे हो, दोनों ने ठीक बताया है। तो मैं आप कंक्लूड कर देती हूँ इसको। बी सेल्स जो होते हैं वो वीआईपी होते हैं। क्या होते हैं? वीआईपी होते हैं। वीआईपी का भी खुद काम करते हैं? नहीं। किससे कराते हैं? सेल से। सेल से थोड़ी ना कराते हैं, अपने असिस्टेंट से, वर्कर्स से कराते हैं। तो ये जो बेचारे बी सेल्स हैं, क्या है? इनके वर्कर्स हैं। क्या है ये? जो कि किसका काम कर रहे हैं? बी सेल्स का काम कर रहे हैं। जो क्या काम कर रहे हैं? एंटीबॉडीज बनाने का। क्या काम कर रहे हैं? एंटीबॉडीज बनना जरूरी है या नहीं है बॉडी में? शॉर्ट में इसको ये भी लिख सकते हैं, जरूरी है कि नहीं है? अच्छी बात है, एंटीबॉडीज बनना। एक एंटी से ही एक और वर्ड भी होता है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, एंटीजन। वो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं या हम उनको देते हैं? आते हैं एंटीजन हमारे, वो पहले से ही हमारी बॉडी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई डिजीज हमें हो जाएगी तो उनके थ्रू भी कुछ एंटीजन्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं। अभी आपने कौन सा पढ़ा था डिजीज चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में? इंसुलिन पढ़ा था। इंसुलिन क्या था, किससे रिलेटेड था? डायबिटीज। अगर मैं कहूँ एड्स है एक, क्या है? रब करूँ इसको, ज्यादा हो गया ना? छोटा कर लो, हाँ, नहीं रबी कर लेते हैं। एड्स किससे होता है? HIV से, वायरस से होता है। और उस वायरस का नाम है HIV, रेट्रो वायरस। जो कि ये क्या है? रेट्रो वायरस है। वेरी गुड जी। बीमारियां सारी ही क्या होती है? खतरनाक ही होती है। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका क्योर नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो क्योरेबल होती है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन को क्या हुआ, HIV पॉजिटिव हो गया, तो उसमें कैसे एंटीजेंस आ जाएंगे? HIV पॉजिटिव एंटीजेंस आ जाएंगे। एंटीजेंस को हम AG करके लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो ना? तो यहाँ पर जो HIV पॉजिटिव एंटीजन है वो एंटर कर जाएगा हमारी बॉडी में, कर जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक एंटीजन हो गया। और एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में, अकॉर्डिंग टू देयर ब्लड ग्रुप। सबका यहाँ पर अलग अलग ही होगा, सबका अलग अलग ही होता है, किसी का मैच कर जाता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का क्या होता है? अलग हो जाता है। तो आपको सबको अपने अपने ब्लड ग्रुप्स पता होगा। ठीक है, किसी तीसरे से या चौथे से आपका मैच कर जाएगा। अब आ जाते हैं हम जीन थेरेपी पर। जीन थेरेपी में हम क्या पढ़ रहे थे? लिम्फोसाइट पढ़ रहे थे। इसके डैडी ये पढ़ रहे थे
यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं आपको किस चीज के बारे में बता रही थी? लिम्फोसाइट्स के बारे में बता रही थी कि वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। कोई भी हमें क्या हो जाएगी, अगर डिजीज हो जाएगी तो वो उससे ही रिलेटेड क्या होगा, है? क्या बताएं, सुना नहीं मैंने। नहीं नहीं बताओ, सुना नहीं मैंने। शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा था, आप कह रहे थे एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होती है, तो उससे आगे पूछे। एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है, एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एंटीजन हमें डिजीज के थ्रू आती हैं, वो मैंने अभी आपको बताई है। उसके अब कोई भी डिजीज होगी तो दवाई से पहले, हर चीज से पहले हमारी तो बॉडी खुद सेल्फ डिफेंस करेगी। हमारी बॉडी खुद टिशुम करेगी या नहीं करेगी, फाइटिंग करेगी या नहीं करेगी, करेगी। क्या करेगी वो फाइटिंग करके? उस डिजीज के जो भी क्या होंगे, वायरस होंगे, जो भी उस बीमारी को कॉज कर रहे होंगे, वो उसको किल करेंगे, मारेंगे। ठीक है, मारेंगे या नहीं मारेंगे? और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। कौन होते हैं? इतना तो सबको पता होगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि HIV, देखो ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, ये वाली डिजीज न्यू है। तो जो थोड़ी बहुत फेमिलियर डिजीज है उसका एग्जाम्पल लिया है। डायरेक्ट मैं भाई इससे समझाकर खत्म हो जाता सब। लेकिन हम टॉपिक ऐसे पढ़ना चाहिए हमें कि अगर हम दोबारा उसको पढ़ें तो हमें सिर्फ देखते ही उसको याद क्या आ जाए, सब कुछ याद आ जाए जो भी हमने पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, याद आएगा, अच्छी बात है, याद आना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी आपका एंटीजन है, ये क्या हो गया, इसमें एंटीबॉडी जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें एंटीबॉडी क्या करेगा, अपना काम करेगा। एंटीबॉडी कहाँ है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन ये तो बीमारी ही ऐसी है जिसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और उस ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? एंटीबॉडीज देते हैं। क्या देते हैं? एंटीबॉडीज देते हैं। तो यहाँ पर भी एडेनोसाइन डीएमिनेज में क्या दे रहे हैं हम? हाँ, एंटीबॉडीज दे रहे हैं ताकि इम्यून सिस्टम क्या करे, ठीक से फंक्शन करने लग जाए, जो कि उसमें कमी आ गई थी। क्लियर है इतना? अच्छे से क्लियर है? तो ये क्या हुआ था, 4 इयर्स ओल्ड एक लड़की में हुआ था जो कि इंडिया की ही थी। ठीक है, यहाँ पर नेम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उसका नाम है शांति, शांति डिसेल्वा। आता नहीं है नेम तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ओम शांति ओम से याद कर सकते हैं, अच्छा बताया ये। ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था डायग्नोस ये? 1990। 1990 फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी को जो अप्लाई किया था ना, यूज किया था, वो 1983 में किया था। 1983 में किया था वो फर्स्ट, इंसुलिन में। ठीक है, तो आप कहाँ चले गए, बहुत पीछे चले गए। तो ये जो ADA वाला था, 4 साल की लड़की में जो देखा गया था, वो कब देखा गया था? 1990 में। ईयर याद रहेगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी थोड़े से ही साल पहले बात है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है आपका एडेनोसिन डीएमिनेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, फंक्शन कर सके। अब हम किस में पढ़ रहे हैं ये? जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी में हमने क्या पढ़ा था कि जिस भी आपके उसमें एंजाइम में या फिर प्रोटीन में किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में क्या आ जाए, कमी आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, उसको रिप्लेस करके हम ऐसा क्या कर देंगे, वहां पर एंजाइम या फिर जीन क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ताकि वो क्या हो जाए, प्रोसेस बिल्कुल ठीक हो जाए। तो पूरा जीन थेरेपी यही था। इसके साथ भी यही किया गया। क्या किया गया कि जो भी एंजाइम्स इसे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड था, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड था, जो वर्क ठीक से नहीं कर रहा था, क्या आपका एंजाइम, उसको क्या कर दिया, हटाकर डिलीट कर कर दूसरा क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ताकि उसमें क्या हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी। और अगर करेक्शन हो जाएगी तो वो पेशेंट क्या हो जाएगा, फिर पेशेंट नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल हेल्दी तो नहीं बनेगा एकदम से। ठीक है, क्या बन जाएगा, नॉर्मल, जैसे कोई भी इंडिविजुअल फंक्शन करता है वो वैसे करने लगेगा। जीन थेरेपी क्लियर है सबको? क्लियर है? और ये बहुत खतरनाक डिजीज होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एड्स ही होगी खतरनाक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज होगी।
खतरनाक तो सारी डिजीज, खतरनाक सब डिजीज होंगी, लेकिन ये बच्चा एक बबल उसमें रहता है, तो इसको हम बबल डिजीज भी कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल आइसोलेट, जैसे कि आपका कोरोना टाइम पर हो रहा था ना, बिल्कुल आइसोलेट होकर ही किसी को क्या कर रहे थे, ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे थे। ये बच्चा भी ऐसे ही होगा, इसके टॉयज, खाना पीना, इसका सब कुछ इसमें ही रहेगा। तो उसका बस पूरी दुनिया ही क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसमें वो बंद होगा। ठीक है, क्लियर है सबको अच्छे से? यस मैम। चलिए ये पढ़ेंगे और फिर मुझे बताएंगे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे पूरा जीन थेरेपी। आपस में बातें नहीं करनी है, आपको पढ़ना है। पेज नंबर 182, जीन थेरेपी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए इसको पढ़ के। वैसे तो आए नहीं है, कुछ आए थे वो क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आने चाहिए। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जरूर आता है क्वेश्चन, और हर बारी अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू तो एडीए से जरूर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पढ़ लिया, सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन एक चीज और रहती है यहाँ पर। लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट की लाइंस में आपको थोड़ा सा इसका प्रोसीजर बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? प्रोसीजर बताया हुआ है, तो वो तो नहीं समझ आया होगा, या पढ़ के ऐसे ही बस कर दिया? हाँ, क्योर तक तो सही है। इसके बाद एडीए, सीडीएनए क्या होता है? व्हाट इज सीडीएनए? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनाया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, वेरी गुड, पीसीआर से। ये वाला कैसा होता है? सीडीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड? यू आर रॉन्ग हियर, पढ़ेंगे आगे। एक स्ट्रैंड बन जाती है ना, हाँ इसके कॉम्प्लीमेंट। कोई नहीं, बॉयज को थोड़ा क्लियर करा देते हैं। कोई भी एक पेशेंट है, ठीक है, उसको एडीए वाली क्या है, डिजीज है, तो उसका डीएनए क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा या डिजीज होगा? मतलब कुछ भी कमी होगी उसमें, डेफिशिएंसी वाला होगा वो। तो उसका डीएनए की अगर हम बात करें, तो डीएनए से क्या बनाया जाएगा? पहले आरएनए बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये डीएनए कौन सा है? एडीए वाला डीएनए है, जो कि कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा। कैसा होगा? ये आरएनए है, आरएनए कैसा बनेगा? आरएनए कैसे बनेगा यहाँ पर? एडीए वाला ही तो बनेगा, या कैंसर वाला बन जाएगा, या एचआईवी वाला बन जाएगा? एडीए वाला ही बनेगा। और आपको पता है आरएनए हमेशा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? किसका फोन था? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा कि नहीं होगा? और अगर हम किसी का लिम्फोसाइट क्या कर रहे हैं भाई, कमी किस में थी? लिम्फोसाइट में तो थी। कमी किस में थी? लिम्फोसाइट में। तो लिम्फोसाइट ही क्या करेंगे हम? हाँ?
चेंज नहीं करेंगे, इसी में इंसर्शन करेंगे। जो भी हम छेड़छाड़ करेंगे यानी कि इंसर्शन करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे या कुछ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो किस में करेंगे, लिम्फोसाइट में ही तो करेंगे। तो लिम्फोसाइट किसका है, ह्यूमन का। ह्यूमन किस में आता है, एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल ये बन जाएगा यानी कि लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का सेल ये हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, एक सेल में होता है, सेल वॉल के अलावा सब कुछ होगा। हमें मेन काम किससे है, न्यूक्लियस से है। किससे है हमें, तो कहीं पर एक न्यूक्लियस होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस है ये। व्हाट इट इज, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, होगा या नहीं होगा। अब ये लिम्फोसाइट क्या है, अफेक्टेड वाला है, प्रभावित है किससे, एक पर्टिकुलर डिजीज से, कौन सी, एडीए से। नाम तो अच्छे से लर्न हो गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जब भी क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज देते हैं, ठीक है, तो वो कैसी होनी चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यूज किसका कर रहे हैं, माइक्रोब्स का, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब हम तो क्या है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था। क्या बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, तो उन्हीं से तो ले रहे हैं जीन्स, उन्हीं से तो क्या ले रहे हैं, जीन्स ले रहे हैं अपने आप में करेक्शन करने के लिए। हर एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर क्या लिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, उससे पर्टिकुलर जीन लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, जो भी आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें आरएनए होता है ज्यादातर। क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब हमारे में तो डीएनए है, तो इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, डीएनए से आरएनए में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है इतना, कंफ्यूज हो गए, है नहीं ना। कंफ्यूज 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 क्या होना है इसमें, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, बायो से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। बायो क्या है, इनको भी तो आना चाहिए। तो आप आगे बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब हम बड़े बड़े भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले क्या है, जीव जंतु हैं, वो क्या है, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी और ऑर्गेनिज्म से कोई भी जीन अगर लेंगे, उस पर आ जाते हैं पहले वाले टॉपिक पर। डायबिटीज था आपका, पढ़ा हुआ है डायबिटीज, इससे पहले सर ने पढ़ाया होगा आपको। तो उसमें इंसुलिन था, इंसुलिन पहले किससे लिया जाता था, स्लॉटर्ड पिग्स और काउस वगैरह से। तो वो हर किसी को सूटेड हो जाता था या नहीं, नहीं, इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा, किसी को एक्सेप्ट कर लेगा, किसी को रिजेक्ट कर देगा। तो वो तो कमर्शियली एक तरीके से फेल ही हो जाएगी ना चीज। ठीक है, उसमें तो रिस्क ही होगा एक तरीके से। तो यहाँ पर हम फिर हमने मतलब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम वो चीजें यूज ना कर कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज ले लेते हैं, ताकि जीन्स को हम क्या कर सकें, सभी में इंसर्ट कर सकें और उसमें रिजेक्शन ना हो, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम उसको क्या ना करे, रिजेक्ट ना करे। भाई रिजेक्ट करेगा तो एलर्जी कॉज होगी, किसी भी टाइप की एलर्जी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बेचारी डिजीज सही तो होगी नहीं और बिगड़ जाएगी। होता है ऐसे ही, खाली अगर आप किसी को ब्लड ही डोनेट कर देते हैं, वो भले ही सेम ब्लड ग्रुप का होता है, लेकिन अगर किसी एजेड पेशेंट में क्या कर देते हैं, यंग एजेड का किसी का ब्लड क्या कर देते हैं, डोनेट करवा देते हैं, उसमें चढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, या वो उसको सूट नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इन द सेंस कहने वाली बात बस इतनी है कि वो सूट नहीं करेगा। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम टॉपिक पर आ जाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड एडीए डीएनए था, ठीक है, किसका, यहाँ पर मैंने एडीए डीएनए क्यों लिखा है, पहले हर चीज पता होनी चाहिए हम क्यों लिख रहे हैं। एडीए किस में हुआ है, ह्यूमन में हुआ है। ह्यूमन तो ये क्या है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे या फिर जितने भी आपके यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोट्स कहाँ से होते हैं स्टार्ट? बैक्टीरिया को छोड़कर सभी क्या होता है? यूकैरियोट्स होता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में जितने भी आपके आते हैं, ठीक है। तो एडीए पेशेंट किसमें हुआ? ह्यूमन में हुआ। तो इसीलिए हमने डीएनए लिखा है यहाँ पर। अब डीएनए से आरएनए में चेंज करने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, ठीक है। अब ये आरएनए हम इसमें जो इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, वो किससे कराएंगे? क्या हो रहा है ये? एरो आरएनए के अच्छे वेक्टर से कराएंगे या नहीं कराएंगे? या ऐसे ही करा देंगे? कोई ना कोई वेक्टर होगा ना। हमें डिजीज सपोज करो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये होते हैं सब, क्या फीवर्स होते हैं, तो ये हमें कोई ना कोई वेक्टर कॉज करता है ना। हमारे तक ये जो आते हैं कहीं से भी, वो क्यों कौन लेकर आता है? हमारी बॉडी के अंदर वेक्टर्स लेकर आते हैं, वाहक लेकर आते हैं। वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? वाहक। बुक में पढ़ने वाला भी ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बुक में ना ही देखें आप तो बेटर रहेगा। यहाँ देखेंगे बस बोर्ड पर, बाद में देखना जब मैं देखूं बताऊं। तो वेक्टर्स क्या है? आपकी वाहक हैं जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमंस में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है? ह्यूमंस में या एनिमल्स में? नहीं, रेट्रोवायरस। और प्लांट्स में कौन सा यूज होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम भी याद रखेंगे, काफी है। रेट्रोवायरस है। अब ये जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये तो चलो है आरएनए, ठीक है। ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन में आप आरएनए थोड़ा ही ना दे दोगे। यहाँ तो क्या है इस न्यूक्लियस के अंदर? डीएनए है या नहीं है? तो दोबारा से हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीएनए में। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीएनए में। और ये डीएनए अब क्या बन जाएगा? सी डीएनए बन जाएगा। तो सी डीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जहां पर भी लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा? वो वाला डीएनए आरएनए से बना है, और वो हमेशा कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होगा? तभी तो वो क्या करेगा? तभी तो वो क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन बनाएगा या नहीं बनाएगा? ठीक है, क्लियर हो गई बात। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई? ये तो फॉरवर्ड वाला था तो ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है टॉपिक? आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए लास्ट की लाइंस। और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये परमानेंट क्योर आ जाता है। ये क्या आ जाता है? परमानेंट क्योर हो जाता है। और ये जो परमानेंट क्योर हुआ था वो किसमें हुआ था? इसी में ही दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में। इससे पहले भी डिजीज हुए थे, वो नहीं कंसिडर किया हुआ है क्योंकि वो क्यूरेबल नहीं हुए थे। ये तो एक सेल में करा है ना। ये तो हमने एक सेल में करा है ना। हाँ, एक सेल में किया है। अब देखो ये वाली भी चीज आ जाती है। ब्लड सैंपल भाई टेस्ट होता है, डायग्नोज की जाती है कोई भी चीज, किसके थ्रू की जाती है? ब्लड टेस्ट के थ्रू। सीरम बोल सकते हैं आप, या फिर यूरिन टेस्ट के थ्रू, या सीमेन टेस्ट के थ्रू डायग्नोज की जाती है चीजें, या नहीं? चीजें भी क्या? डिजीजेस। यहाँ हम डिजीज ही तो पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या लिया? ये जो लिम्फोसाइट लिया था ये ब्लड सैंपल में से लिया था। किस में से लिया था? ब्लड। एक हमने पेशेंट का क्या लिया? ब्लड सैंपल लिया। उस ब्लड सैंपल में सपोज करें 1000 क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं। क्या है? कितने हैं? उसको हमने क्या किया? लैब में कल्चर मीडियम देकर 1000 से क्या कर दिया? 1 मिलियन। बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है। 1 मिलियन कर दिया या फिर 1 करोड़ कर दिया। कल्चर मीडियम में हम कर सकते हैं ऐसा। तो फिर हम उसे कम्प्लीटली रिप्लेस कैसे? बता रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ब्लड सैंपल लेंगे 5 ml। 5 ml तो बहुत ज्यादा होता है, जितना भी होता है एक इंजेक्शन में सिरिंज में जितना आता है उतना हमने क्या ले लिया? 5 ml 3 ml कितना भी ले सकते हैं आप उस पर्टिकुलर 3 ml में।
जो भी ब्लड है आपका उसमें से आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं के डब्ल्यूबीसीज हैं वो सपोज करें 1000 आए हमारे पास। अब कल्चर मीडियम में लैब में हमने क्या किया, उसको कल्चर मीडियम देकर उसको डिवीजन करा दिया, तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए, होगा या नहीं होगा? काफी सारा अमाउंट हो गया। अब ये जो हमने ये सब कुछ किया है, अब इनके 1 मिलियन के साथ किया है, ठीक है? ये क्या किया है, 1 मिलियन के साथ किया है। ये इन्होंने लिख रखा है एनसीईआरटी वालों ने कि ये क्या है, परमानेंट क्योर है। एक्चुअल में ये रियलिटी में परमानेंट क्योरेबल नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो क्या होगा भाई इसके बाद? आया नहीं समझ में? आया तुम्हें? लेकिन आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रही है भाई। ये वाला जो लिम्फोसाइट है वो सिर्फ 1 मिलियन के लिए ही तो एप्लीकेबल होगा। यस मैम, 1 मिलियन के तो लिए एप्लीकेबल होगा। जब ये आप हर एक ब्लड सेल की क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है, जीवन काल होता है। आरबीसी का अलग होता है, डब्ल्यूबीसी का अलग होता है, ठीक है? हाँ भाई, डब्ल्यूबीसी का कम होता है, आरबीसी का थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये बहुत ज्यादा सेल्स हैं, सपोज करो ये 20 30 या 50 दिन तक क्या रह गए, जिंदा रह गए, ठीक है? ये क्या रह गए, जिंदा रह गए। तो ये वाला जो हमने जीन थेरेपी से किया है, यहाँ पर जो भी सिस्टम किया है, प्रोसेसिंग की है, वो उतने ही दिनों तक के लिए तो क्या रहेगी, वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? अगर कोई क्या है, बर्थ लिया हुआ क्या है, पेशेंट है, चाइल्ड है कोई, तो उसमें तब तक ही तो रहेगी। फिर दोबारा से आपको ये जीन थेरेपी उसे दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है? और जब तक वो जिंदा रहेगा उसको देती रहनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ, यहाँ पर नहीं है एनसीईआरटी में ये। नहीं, यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए जीन थेरेपी दी जाती है। हाँ, वो नए पुराने वाले डब्ल्यूबीसी मरते रहेंगे और नए वाले क्या होते रहेंगे, जिंदा होते रहेंगे, बनते रहेंगे, ठीक है? तो नए वाले जो बनेंगे उनमें भी फिर ये वाली प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ये परमानेंट क्योर है नहीं। परमानेंट क्योर बनेगा कभी है, जब ये एम्ब्रियो की स्टेज में होगा। किसकी स्टेज में होगा, एम्ब्रियो की। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एम्ब्रियो वाला। तो सिर्फ एम्ब्रियो के केस में ही क्या होगा, ये परमानेंट क्योरेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इतना तो एनसीईआरटी वालों ने भी दिया वही होगा, पढ़ लेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आ गया समझ में अच्छे से? न्यू टॉपिक पर आ जाए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अभी मैंने आपको एक चीज बताई है तो ये किससे रिलेटेड, जीन्स वगैरह से ही रिलेटेड है, तो देखेंगे जीन थेरेपी किस किस चीजों से। जी, कहा किसी ने कुछ एक्स्ट्रा, कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। कहा तो पता नहीं किसने कुछ कहा। हाँ कहा था, मेरी समझ में नहीं आया क्या कहा है। ट्रीटमेंट देखिए अब किस चीजों से किया जाएगा, और उससे पहले क्या किया जाएगा, कि कोई नोट डाउन करना चाहता है? हो गया। हो गया। मैम सेकंड यार। माय गॉड। चुप रहेंगे बस, आवाज में। सॉरी। न्यू टर्म आ गई है हमारे पास। जीन थेरेपी अच्छे से क्लियर है। इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपके समझ में क्या आता है, खुद बताएंगे बिना कुछ पढ़े, खुद बताएंगे। वेरी गुड। और कोई बताएगा बॉयज में से, गर्ल्स? वेरी गुड। और कोई गर्ल्स में से अपनी लैंग्वेज में बता दीजिए, मॉलिक्यूलर बेसिस पर।
बिल्कुल क्या है ये, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब डायग्नोसिस, डायग्नोस की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। तो किस किस तरीके से कर सकते हैं हम? कोई बात नहीं, आप हैबिचुअल है ना, सर के तो वो ही निकल रहा होगा बार बार, सर सर कोई बात नहीं, चलता है। चलता है इतना। चलो अब बताओ। सबसे पहले लेंगे क्या हम, वो तो बाद की टेक्निक्स है। हम ब्लड सैंपल या फिर यूरिन सैंपल, ठीक है। सीरम किस में आ जाता है, ब्लड में ही आ जाता है। सीरम किस में आ जाता है, ब्लड में ही आ जाता है। सीरम दो तरीके के होगा, एक तो ब्लड होगा और एक दूसरा क्या होगा, सीमेन होगा। सीरम में देखिए भाई, सीरम में आपका क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा और एक सीमेन आ जाएगा। सीमेन का क्या होता है, जिसमें स्पर्म्स होते हैं। मेल बॉडी प्रोड्यूस करती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। ठीक है, आ गया याद। अलग अलग होती हैं, स्पेसिफिक होती है, अलग टॉपिक है बिल्कुल। अरे तो सीरम आपका बेसिकली यहाँ पर ब्लड को ही माना गया है। किसको माना गया है, वो हम इसको रबी कर देते हैं। और दूसरा क्या है आपका, मैम यहाँ पहले भी पढ़ा होते हैं। हाँ जी, ये भी नहीं लास्ट ईयर ली थी मैंने कुछ क्लासेस, लास्ट ईयर ली थी। नहीं पढ़ा। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं आप बताएंगे? सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होगी। नंबर 1 इज रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सेकंड कौन सी होगी, व्हाट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पता है ना सबको। थर्ड कौन सी होगी, एलाइसा, ELISA। फुल फॉर्म कौन बताएगा इसके? ऐसे ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग तो उसमें था पिछले वाले चैप्टर, उसमें जेनेटिक्स वगैरह में है वो तो, जेनेटिक्स के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सर्टन ब्लॉटिंग यानी कि डीएनए को अलग अलग किया जाता है, वो है। एक PYQ तो आपका यहीं से बन जाएगा, फुल फॉर्म से, इससे फुल फॉर्म से। हम्म, हाँ सॉरी, देखो डायग्नोसिस ये भी है और ये भी है, नहीं वो मैं भूल गई थी लिखना। डायग्नोसिस वाला आपका ये वाला सिस्टम भी है, ये वाला सिस्टम भी है, दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? वो स्पेसिफिक है, ये ओवरऑल में पता चल नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। ये अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है या फिर अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। डाउट हो सकता है ना, लेकिन डाउट हो सकता है, किसी भी बीमारी का डाउट हो सकता है। जैसे कि आजकल सबसे ज्यादा कौन सा डिजीज फैल रही है, एक दूसरे से नहीं फैल रही है लेकिन सबको बहुत ज्यादा हो रही है, कैंसर। कोई से भी टाइप का कैंसर हो, कैंसर आजकल बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पेशेंट्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। तो एक डाउट रहता है, अगर किसी की भी न्यूज देख लेते हैं तो क्या होता है, एक मन में डाउट आ जाता है कि कहीं हम तो नहीं है इसके पेशेंट, या फिर हमें ना हो जाए। तो आप थोड़े से प्रिकॉशंस लेंगे, या फिर कोई अगर किसी के मन में डाउट बैठ ही गया है तो वो क्या कराएगा, अर्ली डिटेक्शन करा लेता है। तो वो अर्ली डिटेक्शन जो होगा जो अर्ली डिटेक्शन होगा वो क्या होगा, इन 3 प्रोसेसेस से कराया जा सकता है। देखेंगे वो कैसे होगा। और जो जब डिसीज हो जाएगी यानी कि कैंसर हो जाएगा, फिर इसके थ्रू होता है।
अब जरूरी नहीं है कि कैंसर में यही वाली चीजें यूज होती हैं। किसी को टीबी, टीबी क्या होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस, वो भी ले सकते हैं आप डिजीज, कोई और सी भी डिजीज ले सकते हैं, एड्स वगैरह भी ले सकते हैं। आपको पता है एड्स एकदम से पता नहीं चलता, कैंसर एकदम से पता नहीं चलता, चल जाता है पता एकदम से। सिम्टम्स ही बहुत टाइम के बाद आपको क्या होता है पता चलता है, और इतने सिम्टम्स आपको पता चलेंगे इतने बहुत देर हो चुकी होगी। 13 साल नहीं, 3 से 5 साल। मैंने तो ये इंसान लिमिट किया है। नहीं, 3 से 5 साल में सिम्टम्स थोड़े बहुत आने शुरू हो जाते हैं, इंडिकेशन हमारी बॉडी देने लग जाती है। हर एक पर्टिकुलर डिजीज का एक परफेक्ट पर्टिकुलर क्या होता है, टाइम होता है सिम्टम्स आने का, लक्षण आने का। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम यहाँ पर, डिटेक्शन की, डायग्नोसिस की। ये जब होगी जब आपको डिजीज कोई भी हो जाएगी, यानी कि डिजीज हो गई तो कोई भी पैथोजन बहुत हायर कंसंट्रेशन में यहाँ पर बॉडी में फैल चुका होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो पैथोजन में, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉर्म, कोई भी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पर फैल चुका होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो रहेगी, क्या रहेगी, और लो कंसंट्रेशन रहने की वजह से क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या नहीं आएंगे, सिम्टम्स शो नहीं सिम्टम्स शो नहीं होंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। इफेक्टिव ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज का जो भी होता है वो अर्ली डायग्नोसिस और उसकी पैथोफिजियोलॉजी उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, प्रॉपर पूरी स्टडी उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। कन्वेंशनल मेथड्स जितने भी होते हैं डायग्नोसिस के लिए, वो क्या होते हैं, सीरम या फिर यूरिन के एनालिसिस से ही होता है, यानी कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से ही होता है। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है, यही दोनों चीजें होती हैं, इससे ही हम अलग अलग बीमारियों का पता लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये जो यहाँ पर मैंने 3 क्या बताई है, टेक्निक्स बताई है, टेक्नोलॉजी बताई है, प्रोसेस बताए हैं, ये क्या है, अर्ली डिटेक्शन में या अर्ली डायग्नोसिस में यूज किए जाते हैं। किसी भी अगर पैथोजन की प्रेजेंस को जानना है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, XYZ कुछ भी हो, ठीक है, ये सब क्या है, पैथोजेंस तो है ही, कारक तो है ही, लेकिन क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है। ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं बॉडी में, सिम्टम्स दिखाने शुरू कर देते हैं एक परफेक्ट अपनी पर्टिकुलर टाइम के बाद कर देते हैं शुरू, तब तक लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, हायर कंसंट्रेशन हो जाती है। तीनों टेक्निक्स ही कब एप्लीकेबल होती हैं, जब अर्ली डिटेक्शन होता है, यानी कि डाउट होता है, एक क्या होता है, डाउट होता है मन में, क्या हमें कहीं कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हमें टीबी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो अर्ली डिटेक्शन भी अपना करा सकते हैं। अब वो होता कैसे है, कौन सी वाली डिजीज को लोगे, एड्स पढ़ा था, एड्स को ही ले लेते हैं। क्या सपोज करें कोई भी डिजीज होगी, क्या होगी, सपोज करें कोई भी डिजीज होगी, तो क्या होगा सबसे पहले, डिजीज वो क्यों हुई है पहले तो यही देखेंगे, क्योंकि वो बॉडी में एंटर, क्या कुछ ना कुछ चीज बॉडी में एंटर की होगी, क्या एंटर किया होगा, पैथोजन, क्या एंटर किया होगा, पैथोजन, और पैथोजन एंटर करते ही हमारी बॉडी क्या शुरू कर देगी करना, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी, फाइटिंग शुरू कर देगी, फाइटिंग शुरू करेगी तो क्या करेंगे क्या नाम है आपका, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है तो लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो गए, लिम्फोसाइट्स एक्टिव हुए हैं तो कौन से लिम्फोसाइट्स एक्टिव हुए हैं, दोनों ही हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा जो काम करेगा, दैट इज बी, सॉरी, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स ही तो करेगा सबसे ज्यादा काम।
तो वो एक्टिव हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब क्या होगा देखो, बी लिम्फोसाइट का या कोई भी लिम्फोसाइट का सेल ले लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं, बहुत सारे सेल्स दिखाना तो इम्पॉसिबल है यहाँ पर, एक सेल ले लेते हैं, वही दूसरे सेल में होगा, वही तीसरे में होगा, वही XYZ बहुत सारे सेल्स में हो जाएगा, ठीक है, या फिर होता रहेगा। क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर डीएनए है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, और क्या है दूसरे ऑर्गेनल्स, आ जाइए, हो जाइए। ठीक है। अब क्या होगा, एड्स हुआ है, कोई पर्टिकुलर डिजीज हुई है सपोज, अब मुझे बता दीजिए एड्स ही लेना है या कुछ और लेना है? एड्स ले लेना है, मैक्रोफेज पर अटैक करते हैं, क्योंकि हमें लेनी ही कौन सी डिजीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, यानी कि अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर एड्स ले लेते हैं, एड्स किससे होता है भाई, HIV से होता है, जो कि क्या है, एक रेट्रोवायरस है। अब यहाँ पर क्या होगा, लिम्फोसाइट में हमारी बॉडी में HIV वायरस एंटर करेगा, बॉडी में एंटर किया है, मतलब किस में एंटर किया है, इम्यून सिस्टम के सेल्स में, ब्लड के अंदर क्या है, WBC है, WBC में एंटर करेगा या नहीं करेगा, जिससे की वजह से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ता चला जाएगा। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम वीक बाद में पड़ेगा, पहले तो क्या करेगा, फाइटिंग करेगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा लड़ने में उस पैथोजन के अगेंस्ट। हर एक बीमारी में ऐसे ही होता है, चाहे वो मलेरिया की हो, किसी भी कोई भी हो, वायरस कॉजिंग हो, बैक्टीरिया कॉजिंग हो, या फिर प्रोटोजोन से हो, फंगस से हो, किसी भी चीज से हो, क्या होगा, उसका कोई भी कीटाणु जर्म एंटर किया बॉडी में, और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने, लिम्फोसाइट सेल्स ने क्या कर दिया, फाइटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अगर वो फाइटिंग में क्या हो जाएगा, हार जाएगा, तो क्या है उसका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, तो उसमें सिम्टम्स थोड़े जल्दी पता लग जाएंगे, ठीक है। और अगर स्ट्रांग होगा तो वो इम्यून सिस्टम ही कर देगा काम, सिम्टम्स सब में आएंगे, बस वो थोड़े कम ज्यादा आएंगे, या फिर कम ज्यादा ड्यूरेशन के टाइम पर आएंगे, यानी कि किसी को जल्दी आ जाएंगे, किसी को थोड़ा लेट आएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, HIV वायरस है, HIV वायरस इसके अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया, यानी कि इन्फेक्ट हो गया सेल, क्या हो गया, HIV के पास क्या है, अपना एंटीजन है, तो हम HIV एंटीजन ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं, गर्ल्स नींद तो नहीं आ रही है, किसको आ रही है नींद, अच्छा तो वैसे दिल्ली में जाना, अच्छा आप तो मिल जाएंगी। हो गया आप सबका, मैं कर दिया स्टार्ट। HIV एंटीजन इसमें एंटर करेगा, तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, लड़ेंगी, तो एंटीबॉडीज क्या आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी, ये मैंने वाई शेप का क्यों बनाया है एंटीबॉडी, वैसी शेप, क्योंकि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ही यही होता है, ठीक है। पढ़ रखा है ह्यूमन हेमोग्लोबिन, अभी नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ रखा होगा कैट आप 12, ठीक है। तो एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर होगा। अब इसके साथ क्या होगा, क्या होगा अब इसके साथ, जब हम इसको मर जाएंगे, देखो ये डिजीज ऐसी है, जल्दी से मरेंगे नहीं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये बहुत स्ट्रांग है, एकदम से मरेंगे नहीं, तो ये हमारे वाले को क्या कर देंगे, अफेक्टेड कर देंगे या नहीं कर देंगे, फिर क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ता चला जाएगा, दिन पे दिन वीक 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 वीक, और फिर बिल्कुल डिस्ट्रॉय, यानी कि खत्म, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या करना है कि हमने अर्ली डिटेक्शन कर लिया, किसी भी मेथड से कर लिया, सपोज करो हम कौन सा मेथड ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, एलाइसा ले लेते हैं, या कुछ और लेना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो भी ले सकते हैं, वो लेकिन एक तरीके से ये तो अब समझाऊंगी मैं, इसलिए यह है रिकॉम्बिनेंट, तो एक तरीके से आपने डायबिटीज वगैरह में पढ़ लिया है, PCR भी कहीं ना कहीं जब ये वाला चैप्टर मिलता है तो जेनेटिक्स में पढ़ लिया होता है, ठीक है। और वैसे भी एड्स को डायग्नोस करने के लिए वाला ही यूज होता है डायग्नोस, ये हाँ बोलो,
इसमें एंटर करके ना हाँ सिस्टम कमजोर पड़ जाए, बस फंक्शन पता लगेगा ना, बॉडी को कैसे पता लगेगा कि फंक्शन क्या कमजोर हो, कैसे हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, हुआ नहीं, हमें ये पता लगेगा। अरे HIV जब एंटर किया है ना बॉडी को तभी पता चल गया कि क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है बॉडी में। अब उसको क्या करना है, बॉडी में से हटाना है। इतना कैलिबर हम सबकी बॉडीज में होता है, चाहे किसी का वीक इम्यून सिस्टम है या स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है, ठीक है, पता है इतना सबको। ये आप सिम्टम्स हर एक डिजीज के एकदम से नहीं आते हैं, और वैसे भी हम तो एड्स पढ़ रहे हैं, 3-4 साल के बाद आने शुरू होते हैं इसमें तो सिम्टम्स। हम पढ़ रहे हैं कौन सी वाली उसमें कंडीशन में, अर्ली डिटेक्शन वाली कंडीशन में पढ़ रहे हैं हम। तो अर्ली डिटेक्शन होगा तो किस में होगा, PCR से, रिकॉम्बिनेंट से, एलाइसा से, और पर्टिकुलर एड्स जो डायग्नोस किया जाता है वो एलाइसा से ही किया जाता है। आ गया सब समझ में कि हर वर्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, आ गया अच्छे से समझ में। फुल फॉर्म तो क्लियर है, दोबारा तो ना लिखूं, आप समझेंगे इसको। ये एलाइसा को ही समझा रही हूँ ये मैं। तो यहाँ पर जब ये एंटर करेगा तो क्या होगा, अभी अभी बताया है मैंने, आप बिल्कुल नील मत बैठे रहना। इम्यून सिस्टम को वीक करेगा या नहीं करेगा, ये तो रट जाना चाहिए बस ये बिल्कुल। अब करेगा वीक, क्या होगा फिर इसके बाद, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, किल करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही किल करेगा, हमारे एक सेल को भी किल अगर करेगा तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि ये क्या है, हार्मफुल कोई भी जर्म या माइक्रोब क्या कर गया है, हमारी बॉडी में एंटर कर दिया है। अब इसके खिलाफ हमें क्या करना है, काम करना है। जैसे कि कोई क्लास है आपकी, ठीक है, स्कूल है आपका, लेकिन कोई दूसरे स्कूल के बच्चे क्या कर गए, एंटर कर गए, और वो भी क्या कर गए, बड़े खतरनाक से, मतलब एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, एक नेगेटिविटी से एंटर कर गए, ठीक है। पॉजिटिविटी से भी करते हैं, जैसे जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, एग्जीबिशन वगैरह होती है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जब आपकी छुट्टी वगैरह होती है या होने वाली होती है तो बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे। अब वो भी दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्रेंड से मिलने आते हैं और एक लड़ाई झगड़ा करने आते हैं, आते हैं दोनों, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सब गुजरे हुए हैं इससे। आपने कुछ नहीं किया भी होगा ऐसा। उसमें किसी और से मिलने आते हैं। वो मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। वो आप समझदार है, फ्रेंड्स में ही आ जाता है वो, ठीक है। हाँ। चलिए जोक्स अपार्ट, तो अभी मैंने क्या बताया, एक नेगेटिविटी से एंटर की है, तो आपको पता चल जाएगा या नहीं पता चल जाएगा, एक खुद ही एनवायरमेंट में ये चीज फैल जाएगी कि क्या हो गया है कि भाई उस स्कूल के बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हुए हैं, किस POV से खड़े हुए हैं, वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो आप पहले ही अगर स्कूल के अंदर हैं आप, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल रेडी होकर पूरा उनका मुकाबला करने के लिए, उनको कंपटीशन फेस करने के लिए क्या करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे, तैयार हो जाएंगे। पता चल जाएगा, वो इम्यून सिस्टम का काम है, पता चल जाता है। फिर वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो आप लोग भी क्या करेंगे, फाइट करेंगे। लेकिन सपोज करें अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो आप पिटोगे, ठीक है। आप कुछ ना कुछ जख्मी हो जाएंगे, जो हॉस्पिटल में चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा ही लेवल पर, ये तो मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, इतना नहीं होता है। बाकी अगर लड़ाई झगड़ा होता है, देखो शूटिंग वगैरह भी हो जाती है, तो कोई मर भी सकता है, चांसेस रहते हैं। या फिर कोई अगर मारने पीटने ही आया हुआ है, रोड्स वगैरह लेकर, हॉकी वगैरह लेकर, बैट लेकर, ये सब कुछ लेकर, तो क्या होगा भाई, कहीं पर भी गलत जगह पर लग जाएगा, और कुछ भी हो सकता है। किसी को नहीं पता होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है। रिस्क होता है या नहीं होता है। तो कोई भी एंटर करेगा, हमारी इम्यून सिस्टम के सेल्स को पता चल जाएगा कि कोई और एंटर कर गया है, अब हमारी बॉडी को खतरा है। अब हमारी बॉडी को क्या है, खतरा है। अब हम क्या कर सकते हैं, डेंजर जोन में है। एक कंडीशन अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये हमें खत्म कर देगा, भले ही वो चाहे छोटा सा है, लेकिन खतरा है वो। ये सब कुछ हमारे अंदर पहले से ही इतनी कैपेबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। इतना आया समझ में। अब इम्यून सिस्टम को ना कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, हाँ नहीं भूलेंगे, ठीक है, वेरी गुड।
एंटीजन था, टॉपिक पर आ जाते हैं। सब कुछ पता चल गया हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन में हम कुछ ना कुछ तो तिगड़म या फिर जुगाड़ लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे डिटेक्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, एक डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको पर्टिकुलर वो डिजीज जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो है भी प्रेजेंट या नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो एंटीबॉडी दिया, लेकिन खाली एंटीबॉडी को ऐसा ही नहीं दे देंगे। क्या करेंगे, जो भी इसका एचआईवी वायरस का क्या होगा, आरएनए होगा। एचआईवी वायरस का क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। अब जोक्स को साइड में रख दीजिए, ध्यान से सुनेंगे अब बिल्कुल। सपोज करें इस एचआईवी वायरस का क्या है कि आरएनए है, और इसकी एक पर्टिकुलर क्या है, सीक्वेंस है। क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो हमने एंटीबॉडी दिया है, यहाँ पर जो हमने एंटीबॉडी दिया है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सेल किसका है, ह्यूमंस का है, यानी कि एनिमल सेल है। इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है ये इसका, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होगा, डीएनए होगा। वेरी गुड, डीएनए होगा। तो डीएनए क्या कैसा होता है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए में यहाँ पर ऐसे बना दूं ऐसे। तो इसमें भी क्या होगा, सीक्वेंस होगी कुछ ना कुछ होगी। अब एंटीबॉडी को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, अब ये एंटीबॉडी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एंजाइम लगा देंगे यहाँ। इन्फेक्टेड सेल है ना, तो इसका डीएनए इन्फेक्टेड होगा। हाँ इन्फेक्टेड होगा, वो सब कुछ आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एंजाइम लगा दिया। ठीक है, एंजाइम लगा दिया। और कैसा एंजाइम लगाया है, रेडियो एक्टिव। क्या लगाया है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्यों लगाया है, Who will tell? दिख जाए हमें। मतलब उस अगर एंजाइम से रेडियो एक्टिव का काम क्या होता है, वो दिख जाएगा ना, पता चल जाएगा हम। हाँ कैसे पता चलेगा, जब हम ये एक्सरे वगैरह या फिर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। रेडियोग्राफी इज एक्सरे। एक्सरे को क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी। तो जब रेडियोग्राफी करेंगे तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डला हुआ है वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब वो कब शो होगा और कब नहीं शो होगा ये हमें देखना है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सपोज करें यहाँ पर ये एंटीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इसके एचआईवी के एंटीबॉडी डला है यहाँ पर। एंटीबॉडी यहाँ पर ऐसे डल गया, तो वो अटैच हो जाएगा इससे आकर, हो जाएगा अटैच या नहीं। जब ये एंटीबॉडी इससे अटैच हो जाएगा तो एंटीबॉडी क्या करेगा, खाली एंटीबॉडी नहीं, अब वो आया अटैच, मैंने बाहर क्या बनाया हुआ है, एंजाइम बनाया हुआ है। ये एंजाइम क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। कैसा है, तो जो कोई भी रेडियो एक्टिव होता है वो शो करता है या नहीं भी करता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो कहलाता क्या है, प्रॉब। क्या कहलाता है, प्रॉब कहलाता है। तो प्रॉब एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या है, एक तरीके से जान पहचान ही करेंगे हम, जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज क्या है, इससे अटैच है, तो हम इस वाले एंटीबॉडी को क्या बोल सकते हैं, टैग्ड एंटीबॉडी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। उसको मैं अपना एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। मार्केट जाते हैं आप, सपोज करें जीन्स और शर्ट खरीद कर लाए। हर एक आइटम पर क्या होता है, क्लोथिंग वाले आइटम पर टैग लगा हुआ होता है। तो ये भी क्या है, एक आइटम ही समझ लो, क्लोथिंग आइटम, उस पर क्या है, टैग लगा हुआ है। तो ये टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, टैग्ड डीएनए बोल सकते हैं। जिसपे ये टैग क्या होता है, टैग के अंदर क्या होता है, सारी डिटेल्स होती हैं भाई, कहाँ से बना हुआ है, किस कंपनी का है, कितने रेट का है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, कैसे आप इसको वॉश कर सकते हैं, कैसे नहीं, डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो इस एंजाइम में भी थोड़ी बहुत क्या होंगी, डिटेल्स लिखी हुई होंगी कि कौन सा हम एंजाइम यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लिखी हुई तो नहीं होती है ये हमें, जब हम स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट को पता है, साइंटिस्ट को कैसे पता है, जब उन्होंने स्टडी किया होगा तभी तो पता है, ऐਵੇਂ ही थोड़ा ही ना पता चल जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट को पता है कि कौन सी डिजीज में हमें एंटीबॉडी के साथ अगर डायग्नोस कर रहे हैं तो कौन सा एंजाइम लगाना है। इतनी बात क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हुए, क्लियर है ना अच्छे से इतनी बात। तो अब क्या करेंगे हम,
टैग्ड डीएनए बन गया हमारा या फिर आरएनए बन गया टैग्ड, जो कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ हमने यानी कि एंजाइम के साथ उसको अटैच कर दिया और उसको क्या बोल दिया, प्रॉप बोल दिया। क्या बोल दिया उसको, प्रॉप बोलेंगे उसको। अब इसका क्या कराएंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, क्लोनिंग कराएंगे इसकी। क्या कराएंगे, आपने वही है, वो वाले चैप्टर से आपने पढ़ नहीं रखे हैं। एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, होता है पर्टिकुलर कोई एंजाइम जब इसके अंदर जाएगा, ठीक है, कोई भी एंजाइम जाएगा तो वो कलर देता है। क्या कर देता है, कोई कलर देता है, कोई रेडियो एक्टिव की तरह शो करता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो कलर आएगा वो आएगा ब्लू कलर। ये तो उसी से क्या आएगा, और कहीं कहीं पर नहीं भी आएगा कलर, तो नो कलर भी लिख सकते हैं आप, या बोल सकते हैं। आगे पढ़ेंगे अब। यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म यूज की हुई है इन्होंने। क्या यूज की हुई है, फोटोग्राफिक फिल्म यूज की हुई है एलाइसा के अंदर। अब यहाँ पर जो हम एलाइसा के अंदर क्या देख रहे थे, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में देख रहे थे, और यही सब कुछ हमने प्रोसेस में क्या किया, इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर टर्म लिखी हुई है क्या, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। क्या लिखी हुई है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। क्यों एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, समझ में आया। तो बेसिकली ये ना, अगर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच हो गई मतलब वो प्रेजेंट है, हाँ डिजीज। अगर क्या दे दिया उन्होंने, ब्लू कलर दे दिया, तो वो क्या है, या फिर हम कलर की भी बात छोड़ दें, सीक्वेंस देख लेते हैं ना। अगर सीक्वेंस क्या कर रहा है, ये वाला आरएनए का सीक्वेंस, ठीक है, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, किसी भी डीएनए के किसी भी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, दैट मीन्स वो अटैच हो गया ना एक तरीके से। क्या हो गया, वो अटैच हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस लिख देती हूँ, कोई सी भी लिख सकते हैं आप, सीक्वेंस ए जी, सपोज करो ये है कोई सीक्वेंस, ठीक है, ए जी सी, इनमें से यहाँ पर हमने खुद जानबूझकर दी हुई है, इसमें एंटीबॉडी में जो एंजाइम दिया है ना, हमने जानबूझकर क्या किया है, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिया है, सीक्वेंस दिया है सीक्वेंस। थोड़ा बड़ा सा बना दिया है, क्लियर हो जाएगा, पीछे वालों को समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चे, पहले नहीं दिख रहा होगा। नहीं मैम, पहले भी दिख रहा था। अच्छा ठीक है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है क्योंकि दो स्ट्रैंड है। वायरस के पास एक स्ट्रैंड होता है, तो हाँ हमने एक स्ट्रैंड बना दिया। अब हमने एंटीबॉडी में जो एंजाइम दिया है वो जानबूझकर उसके कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, सी का जी हो जाएगा, और ए का फिर से टी हो जाएगा। लिख देती हूँ मैं पहले खुद ही, ऐसे हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया उसके। अब ये वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लिख दो। पहले भी वैसे तो सही ही लिखा था, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। थोड़ा सा डीप वाला चीज है ये, डीएनए थोड़ा सा अलग चीज है ये, हाँ ये डीएनए है। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल, वही गलती हो रही है मुझसे बार बार, थायमिन होता है। ठीक है, अब ये इसमें इंसर्ट किया, जानबूझकर किया, तो क्या करेगा, इसमें से एक स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, दो कंडीशन आएंगी। अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, जब कोई चीज किसी से अटैच हो गई तो अंदर वो प्रेजेंट ही तो होगी, तभी तो अटैच हुई है, ये ऐसे ही हो गई। समझ नहीं ना,
अगर कोई चीज पहले से सेल के अंदर प्रेजेंट है और हमने उसी के कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज दे दी है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, तो इस डबल स्ट्रैंडेड में से एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये किसके साथ बना लेगा बॉन्ड्स, इसके साथ बना लेगा बॉन्ड्स। तो जब ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेगा तो क्या होगा, आपस में क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएंगे, वो बात अलग है, सब कुछ ये डायग्नोसिस की बात चल रही है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डिटेक्शन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं डिजीज का। तो क्या होगा, अभी इतना फास्ट फॉरवर्ड में मत चलो। अभी हमने क्या कहा है कि यहाँ पर इसने इसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड्स बना लिए, लिंक बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन हो गए ज्वाइन। इनमें से एक कोई भी स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कौन सा हटेगा, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नीचे वाला स्ट्रैंड हट जाएगा, ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ज्वाइन हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर हमें तो नहीं पता था, हमें क्या था, एक सेंस ऑफ डाउट था, एक हमें क्या था, डाउट था कि हमें ये वाली डिजीज है तो नहीं, इसीलिए तो हम एलाइसा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एचआईवी के एंटीजन प्रेजेंट होंगे या एचआईवी का जो रेट्रोवायरस है, जो भी वायरस है, उसका सीक्वेंस यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट ही होगा। ये तो एक छोटा सा बताया हुआ है, अब पूरा तो नहीं हम लिखेंगे पूरे के पूरा वायरस का, नहीं, हम एक छोटी सी चीज से भी समझ सकते हैं। तो इतना जब हम दे देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अगर बॉन्ड फॉर्म हो गए, फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी क्या, इफ बॉन्ड्स फॉर्म, तो एचआईवी पॉजिटिव है या फिर प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर बॉन्ड्स फॉर्म नहीं हुए तो अंदर तो कोई चीज है ही नहीं, फिर ये बेचारा किससे बनाएगा बॉन्ड, ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके होगा, किसी के भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इफ बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट या फिर बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, एचआईवी नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि एब्सेंट होगा। क्लियर है पूरा प्रोसेस, अच्छे से क्लियर है। तो नीचे वाले को भी तो बनाने ही चाहिए, नहीं तो फिर हम डिटेक्ट करने लगे, आधा तो बॉन्ड फॉर्म आएगा और आधा नहीं आएगा बॉन्ड। क्यों आएगा भैया ऐसे, सीक्वेंस अच्छे से पढ़ रखी है सबने, हाँ, सीक्वेंस तो में चेंज बेचारा करना आता एक है। डीएनए, अच्छा वो एक डीएनए का क्या होगा फिर इसका, भाई ये तो हमने जानबूझकर इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिया, ये वाली चीज इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम किसके आ रही है, इसके आ रही है। तो ये सेम सेम क्यों बनेगी, अच्छा डबल स्टैंडर्ड में तो एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट ही होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। आगे क्लियर होगी बात, क्लियर है अच्छे से, पूरा टॉपिक रीड कर लेंगे एक बार। बातें नहीं, पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो। टाइम कितना टाइम मिलेगा वो, हम्म, कितना टाइम लगेगा, जाना है आपको, ये समय में जाना है मुझे क्या, बस 1 मिनट और, बस एक चीज बतानी है, कलर वाली। आप पर आए तो सभी जाएंगे, मैं यूँ तो मैं भी जाऊंगी। हमें तो यार जो आया सब जाएंगे, थक गया आप तो बच्चे, टाइम क्या तो हो गया, थोड़ा लेट हुई थी ना आपकी क्लास स्टार्ट, इस वजह से लिया है इतना टाइम। 10 तक है, फिर 10 से 10:30 तो करने को थोड़ा उनको भी लेट ही छोड़ा करो। हो गए ना, 12:30 नहीं हुए हैं, अभी 12:20। मजे मजे मुझे कुछ पता नहीं, कोई नहीं, कभी कभी तो पढ़ लेते हैं, पढ़ ही तो रहे हैं, और थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, पढ़ ही तो रहे हैं, फाइटिंग तो नहीं कर रहे हैं। हाँ बस, सही कह रहे हो। हो गया, अब देखो यहाँ पर हमने रेडियो एक्टिव वाली चीज भी तो डाली थी। अब रेडियो एक्टिव वाली अगर अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तो वो क्या हो जाएगी, जलने लग जाएगी, शो हो जाएगी, तो डिटेक्ट हो जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। अगर नहीं होगी तो सेकंड वाली क्या चली जाएगी, नो कलर में चली जाएगी, अगर एब्सेंट होगा। और हम करेंगे कल, इतना आप अच्छे से पढ़ कर आना, आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू।
ठीक है, थैंक यू। जल्दी आप ही रहेगा नहीं है अब मैंने कर दो क्या? ये पूजा करके भी आपका अच्छा रहेगा नहीं, कितना बताएंगे आपको? बताएंगे आप? Parou. Já mexi. Mas ele está travado, né? Não, de olho, passa. हम क्या है पिंकी को बोल दो चीकू जी पानी का मस्त पानी हम लोग गलत है ना करके सही है हाँ जी क्यों बात क्या भी लगे बेटा हाँ हाँ वो तो बता